साथियों, ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि 1000 साल पुराने ताम्रपत्र जो भारत के थे वो भारत में नहीं थे और वो भारत को मिल गए। तो ये हुआ है हाल ही फिलहाल में, और ये ऐसे नहीं मिल गए आसानी से। इसे मांगने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ी, पर्याप्त सबूत और डॉक्यूमेंट दिखाने पड़े, तब जाके नीदरलैंड से भारत को ये मिला है। तो ये बात है 16 मई की, जिस दौरान प्रधानमंत्री वहां गए थे और उन्हें वहां के प्रधानमंत्री ने नीदरलैंड में यह दिया। लेकिन अब बात यह है कि नीदरलैंड तक भारत का ताम्रपत्र का मतलब क्या है कि कुछ बातें जो ताम्र यानी कि तांबे की कुछ प्लेट हैं उनमें लिखी गई थी, वो बातें वहां चली गई हैं, वो प्लेट वहां चली गई, वो बहुत सारी थी। तो आखिर ये गई कैसे और वो इतनी महत्वपूर्ण कैसे है? 1000 साल पुरानी, उसमें बात क्या थी कि लोग उसको लेके चले गए साथ में। सारी बातों को समझना पड़ेगा क्योंकि इसमें इतिहास भी है और प्राचीन इतिहास से लेके आधुनिक इतिहास तक का बहुत कुछ वर्णन है। तो चलिए एक एक करके सारी बातों को समझते हैं। सबसे पहले ये बात देखते हैं कि घटना कब की है। देखिए 16 मई को नीदरलैंड के हेग में प्रधानमंत्री गए और वहीं पे वहां के प्रधानमंत्री ने लेडेन कॉपर प्लेट दी, तो लेडेन ताम्रपत्र दिया। अब इसका नाम लेडेन क्यों पड़ गया? लेडेन तो कोई भारतीय नाम है नहीं, कहीं कहीं पे आप लेडेन सुन रहे होंगे, कहीं कहीं पे आप लाइडेन सुन रहे होंगे। तो देखिए ये जो है ये एक यूनिवर्सिटी है, कहीं पे इसको लेडेन और लाइडेन कहा जा रहा है। तो यहीं पे 1862 से यह मौजूद है। और देखिए 24 ताम्रपत्र हैं, जिसमें से 21 बड़े हैं और 23 छोटे ताम्रपत्र हैं। और ये ताम्रपत्र कुछ इस तरह से आप देखें, जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था, ये इकट्ठा है सारे ताम्रपत्र। एक रिंग है बड़ी सी और उस रिंग में है, तो वो रिंग काहे की है? वो रिंग है आपकी तांबे कांसे की, यानी कि कांसे का मतलब ये होता है, कांसे को हम कांस से बोल सकते हैं, तांबा प्लस टीन। तो इससे बनी है एक रिंग और इसी रिंग में है सारे तांबे के प्लेट। तो अब बात आती है कि इसमें कितना समय लगा। तो एएसआई और यूनेस्को के माध्यम से वापस आया और भारत अब तक 155 ऐसी चीजें हैं जो वापस ला चुका है। दुनिया के अलग अलग देशों में थी, क्योंकि एक समय था जब भारत में भारतीयों का शासन नहीं था, ब्रिटिशों का था। और ब्रिटिशों का भी नहीं था, और भी कई लोगों का था, लेकिन ब्रिटिशों का लंबे समय तक था और बहुत बड़े क्षेत्र में था। अब देखिए भौगोलिक नाम की अगर हम बात करें तो ये लेडेन ताम्रपत्र जो है, इसका नाम अनयमंगलम से भी हम जानते हैं। इसको अनयमंगलम ताम्रपत्र भी कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है? कि जिस जगह की बात हो रही है वो यही गांव है। अब उसमें दरअसल उल्लेख क्या है ये समझना पड़ेगा। इस ताम्रपत्र में चोल शासकों के बारे में, जो हमारे भारतीय इतिहास के प्रमुख साम्राज्य के लोग हैं, उनमें से एक है चोल। तो दक्षिण भारत में 3 थे महत्वपूर्ण, चोल, चेर और पांड्य। अब चोल, चेर, पांड्य में चोलों ने बाकी दोनों पर विजय प्राप्त की। इस ताम्रपत्र में वो बात समझ में आती है कि शीर्ष पर अपने आप को चोलों ने रखा है और बाकी दोनों को भी यहाँ पे मेंशन है, उनके चिन्ह मेंशन है। इसका मतलब है कि वो विजेता थे, प्रभावी थे। दूसरी बात ये कि ये दिखाता है कि भारत के दक्षिण पूर्व एशिया से अच्छे संबंध थे। ये भी महसूस कराता है कि जो हमने पढ़ा था कि जो चोल साम्राज्य था, चोल साम्राज्य ने अपनी तरफ से आज से लगभग 1000 साल पहले अपनी नौसेना को दूसरे देश में भेजा था, समुद्र के रास्ते थे। तो भारत के पास अपनी एक नौसेना 1000 साल पहले थी, एक मजबूत नौसेना थी जो युद्ध लड़ सकती थी और जीत सकती थी 1000 साल पहले। उसके बारे में, उस देश या हम कहें उस साम्राज्य के बारे में पता चलता है, चोल के बारे में। क्यों? क्योंकि उतनी दूर से संबंध होते थे, वहां से कोई यहाँ रहा है, यहाँ से कोई वहां जा रहा है, वो भी यहाँ पे जानकारी मिलती है। तो सारी बातों को देखिए, समझेंगे। तो इसका नाम अनयमंगलम इसलिए पड़ा, इस ताम्रपत्र को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें एक मड़ी, एक हम कहते हैं एक जमीन को दान देने की बात कही गई। जमीन को दान देने की बात कही गई मतलब क्या? आज का जो इंडोनेशिया क्षेत्र है, उस इंडोनेशिया क्षेत्र में उस जमाने में एक राजा हुआ करते थे जो कि बौद्ध दर्शन को स्वीकार करते, यानी कि बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। और हमारे देश में चोल जिस शासक से उन्होंने बात की वो शैव थे, यानी कि हिंदू धर्म को मानते थे। तो वो राजा थे राज राजा चोल। तो राज राजा चोल ने चूलामणि विहार को दान दी। ये चूलामणि विहार कहां से आया? वो इंडोनेशिया के जो राजा थे वो चाहते थे कि भारत में एक बौद्ध विहार, उनके क्षेत्र में एक बंदरगाह है, उस बंदरगाह के बारे में बताऊंगा, जिसका नाम है नागपट्टिनम। उस नागपट्टिनम बंदरगाह में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बंदरगाह माना जाता है। ये है कहां पे? आज की डेट में तमिलनाडु में, बंगाल की खाड़ी से लगे हुए क्षेत्र को हम जानते हैं, उसमें से एक जगह है नागपट्टिनम। तो इस नागपट्टिनम में चाहते थे कि एक बौद्ध विहार बने। बौद्ध विहार का मतलब क्या है? बौद्ध विहार का मतलब ये है
कि जहां पे जो बौद्ध होते हैं, बौद्ध भिक्षु होते हैं, जहां पर रहते हैं, अध्ययन करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो है बौद्ध विहार। तो इस बौद्ध विहार का नाम था चूलामणि। इसकी स्थापना के लिए जमीन दान मांगी गई थी किससे? राजा चोल से। किसने मांगी थी? इंडोनेशिया के राजा ने। तो उन्होंने ये जमीन दान दी, तो उसके वजह से उसी गांव के नाम पर ताम्रपत्रों का नाम क्या पड़ गया? अनयमंगलम ताम्रपत्र। अब ये बात आती है नागपट्टिनम की, जो हम बंदरगाह की बात करें तो नाग का मतलब है नाग देवता और पट्टिनम का बंदरगाह शहर। तो नाग देवता का बंदरगाह शहर इसको कहा जाता था। और तीसरा, लेडन प्लेट्स का नाम क्यों पड़ा वो तो आप समझ ही गए, नीदरलैंड का शहर है और इसी के नाम से यूनिवर्सिटी है। अब अगली बात आती है कि चोल साम्राज्य के बारे में हम थोड़ी जान लें। चोल साम्राज्य प्राचीन भारत में 300 ईसा पूर्व से पहले से मौजूद रहा, लेकिन मुख्य रूप से ये अस्तित्व में थोड़ा बाद में आया। और ये जब अस्तित्व में आया तो वह 9वीं शताब्दी में मुख्य रूप से इसका प्रभाव दिखता है, जब विजयालय चोल ने तंजावुर जीतकर मध्यकालीन चोल साम्राज्य की स्थापना की। तो नाम याद रखिएगा। फिर दूसरी बात यह है प्रशासन इनके प्रशासन के बारे में ये कहा जाता है कि स्थानीय स्वशासन के लिए चोल साम्राज्य बहुत प्रसिद्ध रहा है। तो स्थानीय स्वशासन के बारे में जानकारी मिलती है उत्तर मेरूर अभिलेख से। अब उत्तर मेरूर अभिलेख जो है वो तमिलनाडु क्षेत्र में आज भी, मतलब तमिलनाडु क्षेत्र में मौजूद रहा, और कांचीपुरम क्षेत्र में यह से संबंधित है उत्तर मेरूर अभिलेख, जहां से अभिलेख मिला था। और वहां पे स्थानीय प्रशासन के बारे में पता चलता है कि गांव स्तर तक यह व्यवस्था थी। यानी कि स्थानीय स्वशासन का मतलब क्या है कि गांव स्तर पर शासन की व्यवस्था है, ऊपर से लेकर नीचे तक। कैसे है, अगर उसको आपको समझना है तो इस प्रकार से देखें कि चोल प्रशासन में उर होता है सामान्य गांव की सभा। तो वहां पे एक सामान्य गांव की सभा थी। फिर एक ऐसी सभा थी जहां पे ब्राह्मण गांव, जो ब्राह्मणों को दान में मिली हुई जमीन थी, उससे जो ब्राह्मणों का गांव बसा, वो सभा थी। और तीसरा नगरम जो थी वह व्यापारियों की संस्था थी। तो ये 3 प्रकार के प्रशासन के क्षेत्र थे जो स्थानीय स्तर के थे। और एक था कुडबोले। कुडबोले क्या है? कुडबोले है पर्ची द्वारा प्रतिनिधियों का चयन करने की एक प्रक्रिया है। तो ये संबंधित है किससे? चोल साम्राज्य से। अब आगे की हम बात समझे इसी में कि इनके समुद्री शक्ति के बारे में चोल झील हिंद महासागर को कहा जाता था। यानी कि ये भी बहुत सारे ऐसे तथ्य मिले हैं जानकारी में कि हिंद महासागर को चोल झील क्यों कह दिया गया, क्योंकि यहाँ पे समुद्री जो शक्ति दिखाई देती है चोल की, उस दौरान दिखाई देती थी। तो उस दौरान पे उनका नौसैनिक अभियान जो 1025 ईस्वी में था, उसी क्षेत्र में था, दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए वो बड़ा प्रसिद्ध था, जिसे आज हम इंडोनेशिया जानते हैं। तो कला और स्थापत्य में इसी चोल साम्राज्य से हम देखें तो बृहदेश्वर मंदिर, आपने तंजौर का सुना होगा, दक्षिण जो शैली का मंदिर है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। फिर अगली बात आती है 3 राजाओं के किरदार इस लाइडेन ताम्रपत्र में, लीडेन ताम्रपत्र में या अनयमंगलम ताम्रपत्र में मिलते हैं। पहला, राजा चोल प्रथम 985 से 1014 ईस्वी के दौरान के समय की बात करें तो बृहदेश्वर मंदिर का संबंध इनसे है। दूसरी बात, जो श्री विजया राजा कहाँ के हैं आज, जिसे हम जानते हैं वो इंडोनेशिया के क्षेत्र में, दक्षिण पूर्व एशिया में, वो बौद्ध विहार की अनुमति मांगे और उन्हें किसने दी? इन्होंने दी, राजा चोल प्रथम ने नागपट्टिनम में दी। और साथ में धान, बहुत सारा जमीन भी दी और धान भी बहुत सारा दिया, ये उल्लेख भी मिलता है। शैव राजा की धार्मिक सहिष्णुता का प्रमाण एक इतिहास में देखें तो ये मिलता है कि शैव राजा अपने क्षेत्र में बौद्ध विहार की अनुमति दे रहा है और उसके लिए दान भी दे रहा है। फिर राजेंद्र चोल के समय पे गंगैकोंड चोलपुरम राजधानी रही और 1025 पर वही श्री विजया पर, अब देखिए श्री विजया क्षेत्र जो है वही इंडोनेशिया आज का जो हम कहते हैं, उस क्षेत्र पर उन्होंने हमला किया, नौसैनिक अभियान किया। और जो साथ में दूसरी बात ये कि पिता का जो वादा था दान करने का, वो भूमि क्षेत्र देने का चूलामणि बौद्ध विहार के लिए, इस दौरान ताम्रपत्र में कुछ नहीं लिखा गया था। ताम्रपत्र में लिखवाने का काम किसने किया? राजेंद्र चोल प्रथम ने किया। इस वजह से ये नाम भी महत्वपूर्ण। वादा इन्होंने किया लेकिन ताम्रपत्र में उल्लेख इस दौरान आया, इनके शासनकाल के दौरान आया। फिर कुलोत्तुंग चोल, अब यहां पे समझिए, इनका जो है श्री विजया जो क्षेत्र है वही इंडोनेशिया वाला जिसको हम कह रहे हैं, वहां के दो दूत दरबार में आए थे और उन्होंने इस बात की पुष्टि पहली बार की थी कि आपके पहले जो राजा चोल प्रथम थे उन्होंने हमें दान दिया था और उसके लिए ये ताम्रपत्र की बातें उन्होंने कही। फिर उसके बाद उन्होंने अन्य दान दिया राजा ने, और उसके साथ ही ये तय हो गए कि इन 3 राजाओं के दौरान पे
श्री विजया जो क्षेत्र रहा दक्षिण पूर्व एशिया का, वहां से संबंध अच्छे दिखाई देते हैं। लेकिन अब बात ये आती है कि वहां पर उस ताम्रपत्र में और क्या था। तो उस ताम्रपत्र में मूवेंदर मिलता है। मूवेंदर क्या है? मुहर का असली मतलब समझना पड़ेगा। एक मुहर है, इस मुहर में 3 चिन्ह मिलते हैं। और वो 3 चिन्ह मैंने आपसे वही कहा था, चोल, चेर, पांड्य जो दक्षिण के प्रमुख राजवंश रहे। तो चोल की जो चिन्ह मिलता है वो है बाघ, पांड्य का जो मिलता है जिसमें 2 मछलियां हैं, और चेर में मिलता है धनुष। इन तीनों के चिन्ह हैं। अब इन्होंने ये तीनों चिन्ह उकरवाए थे इस ताम्रपत्र में। अब देखिए, एक होता है शिलालेख, एक होता है ताम्रपत्र। शिलालेख आमतौर पर आम लोगों के लिए होती थी। शिलालेख का मतलब पत्थर में कुछ लिखा, जैसे कि अशोक ने बहुत सारे, अशोक के शिलालेख हमें बहुत मिलते हैं। तो अशोक के शिलालेख का मतलब क्या था? आम लोगों के लिए ये खबर है, एक जानकारी है जो उनको पता रहे। लेकिन तांबे पे अगर कोई बात लिखी है तो ताम्रपत्र मुख्य रूप से किसके लिए? एक उदाहरण के लिए कि ये एक संस्था को दिया जाएगा, या एक राजा से दूसरे राजा, या एक किसी विशिष्ट से एक दूसरे विशिष्ट को दिया जाएगा। कुछ ऐसे पत्र हैं, इसमें कुछ प्रमुख जानकारियां हैं जो साझा की जा रही हैं। तो अब यहाँ पे ये बात की पुष्टि मिली कि जो चोल थे यहाँ पे अपना ज्यादा प्रभुत्व रखते थे, इस चिन्ह में इन्होंने अपने आप को प्रमुख रखा है। फिर उसके बाद इन दोनों के भी चिन्ह रखे हैं, पांड्य के दोहरी मछली और चेर के धनुष को, जिसमें ये दिखा जाहिर हुआ है कि ये इनसे पीछे थे, यानी कि ये विजेता रहे हैं इनमें। फिर उसके बाद अब यहाँ पर तीनों चिन्ह महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इनसे संबंधित किसका राजवंश है ये पता होना चाहिए। अब आती है बात ताम्रपत्र की। तो कुल कितने थे? 21 + 3 कुल 24 ताम्रपत्र थे ब्रॉन्ज से। जैसे मैंने आपसे कहा था कि ये कांसे से जोड़े गए हैं, यानी कि कांसे का मतलब तांबे और टिन से मिला करके। और इसके साथ इसमें लिपि कौन सी है? तो देखिए, जो शाही वंशावली है चोल साम्राज्य की, वह संस्कृत में लिखी गई है। और उसके अलावा जो जमीन की सीमाएं हैं, स्थान है, या जो दान की कुछ बातें अन्य हैं, वो तमिल भाषा में। तो दोनों भाषा, संस्कृत और तमिल दोनों इसमें मिलती हैं। तो ये कितना महत्वपूर्ण है वो आप ये समझ सकते हैं। अब मैंने आपसे कहा था शिलालेख और ताम्रपत्र दोनों में अंतर, एक आइडिया रहे आपको कि सार्वजनिक दस्तावेज है शिलालेख, ताम्रपत्र है व्यक्तिगत और मंदिर और दीवारों के आसपास के क्षेत्र में, और दूसरा संस्थाओं को सौंपा जाता था ताम्रपत्र। और शिलालेख तो बहुत मिलेंगे, और ये ताम्रपत्र जो है उतने नहीं मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे। और ये सूचनाएं होती थी, एक तरह की कहें कि सरकारी सूचनाएं हैं, और ये कुछ वैसे ही जैसे एक प्रकार का सर्टिफिकेट भी हम कह सकते हैं, उदाहरण के तौर पर, कि ये मतलब कि बड़ी बात है कि अगर तांबे के पत्र पर मुहर लगा के कोई बात कही गई है तो ये उस तरह से है। तो इन सारी बातों के बाद अब बात आती है कि इनमें हम देखें तो 300 सालों में ये कैसे नीदरलैंड गया और फिर वापस आया। तो देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ और भी कई कंपनी आई थी, जिसमें से एक डच कंपनी थी। डच एक भाषा है, वो नीदरलैंड की ही कंपनी है। तो वही नीदरलैंड की कंपनी से बनी डच कंपनी, डच ईस्ट इंडिया। अब ये जो आई, वहां से जो लोग आए, वही लोगों के माध्यम से ये वो कहाँ गई? वापस गई नीदरलैंड। तो देखिए, राजा चोल ने चूलामणि भूमि दान दी बिहार के लिए। चूलामणि जो बिहार है उसके लिए भूमि दान दी, इसका एक वादा किया गया था। फिर उसके बाद आगे चल के हम देखें तो इसी बात की चीजें, मतलब यही जो है प्राप्ति की कहां से मिली ताम्रपत्र? नागपट्टिनम, वही नागपट्टिनम वो प्रमुख बंदरगाह। और फिर उसके बाद ताम्रपत्र कहाँ ले जाया गया? नीदरलैंड में 1712 ईस्वी में। फिर वहां पे 1862 से वहां की यूनिवर्सिटी में रहा। और फिर उसके बाद यूनेस्को और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने डोजियर तैयार किया। डोजियर का मतलब ये होता है कि एक तरह के सबूत, तथ्य, जानकारी, प्रमाणित सोर्स, जिसके माध्यम से तय हो सके कि ये जो ताम्रपत्र है अनयमंगलम लाइडेन, ये भारत का है। अब उसके बाद 16 मई 2026 को द हेग में जब गए नीदरलैंड में प्रधानमंत्री, तो उन्हें वहां के प्रधानमंत्री ने यह दे दिया। तो ये बातें इतिहास की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बार यूपीएससी में सवाल भी इतिहास के बहुत आए। तो इतनी सारी चीजें हैं, इन सब तथ्यों को आपको ध्यान रखना है। और इन सारी बातों का अगर निष्कर्ष निकाले तो चोल एक शक्तिशाली समुद्री साम्राज्य थे। राजा चोल ने बौद्ध विहार को संरक्षण दिया। चोल प्रशासन अत्यंत विकसित था। भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के गहरे संबंध थे। और ताम्रपत्रों की वापसी भारत की सांस्कृतिक कूटनीति की सफलता है। तो ये वो 5 बातें हैं जो सारी बातों का निचोड़ निकल के आती है। अब यहाँ पे आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, सवाल का जवाब मुझे कमेंट करके बताइएगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण जानकारी, अगर आप यूपीएससी की या पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और तैयारी करने का या तो मन बना रहे हैं,
और चाहते हैं बेसिक से एडवांस तक आपकी ऐसी तैयारी हो जाए जो अपडेटेड एग्जाम पैटर्न के साथ में हो, आपके सिलेबस के रिक्वायरमेंट के बेस पे हो, और उसमें ना सिर्फ आपको बेहतरीन क्लासेस मिले, आपको बेहतरीन स्टडी मटेरियल भी मिले। तो ये खास मौका है। दृष्टि आईएएस का जो दृष्टि लर्निंग ऐप है, उस ऐप में जितनी भी लाइव या ऑनलाइन क्लासेस हैं और जो टेस्ट सीरीज हैं, वो सब आपको 50% कम कीमत में मिल रहे हैं। तो यानी कि 50% का डिस्काउंट, 50% तक का डिस्काउंट है। तो ये डिस्काउंट का आज जो भी है 30 मई को वीडियो देख रहे हैं, आखिरी दिन है। इसका लाभ कैसे उठा सकते हैं? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पे जाए, क्लिक करें और अपनी जो जरूरी जानकारी है फिल करके डिस्काउंट का लाभ उठा लें। या फिर मन में कोई सवाल है तो जल्द से जल्द इस नंबर पे कॉल कर लें 8750187501 और दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लें। वहां पे आपको कोर्स और उनके फीचर्स डिटेल में मिल जाएंगे। अब मैं आपसे सवाल जो पूछने वाला था वो सवाल ये है कि लेडेन ताम्रपत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब पहला कथन है, ये चोल साम्राज्य द्वारा दिए गए भूमि अनुदानों का उल्लेख करते हैं। फिर उसके बाद दूसरा, इनमें भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के संबंधों के प्रमाण मिलते हैं। और तीसरा, ये मुख्यतः चोलों के नौसैनिक युद्धों का विस्तृत वर्णन करते हैं। अब आपको बताना है उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी 1 और 3 और डी 1, 2 और 3। तो इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। हमारी और आपकी मुलाकातों का सिलसिला लगातार जारी रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।